नमस्कार, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल दिव्यता इनसाइट में। तो अपना सब्जेक्ट है कॉन्टेम्परेरी इंडिया एंड एजुकेशन। अब इसके अंदर अपना टॉपिक चल रहा था सत्ता। तो पिछली कक्षा में हमने सत्ता का अर्थ किया, उसकी परिभाषाएं की। अब अपने करेंगे सत्ता की विशेषता और सत्ता के प्रकार। अब देखो, सत्ता जैसे आपने पिछली क्लास में पढ़ा कि एक ऐसी शक्ति होती है जो किसी व्यक्ति को उसके पद के हिसाब से प्राप्त होती है। मतलब जिस पद पे वो व्यक्ति है उसके हिसाब से उसको ये शक्ति प्राप्त है कि वो किसी भी व्यक्ति को नहीं, मतलब किस व्यक्ति को क्या आदेश दे सकता है और उस आदेश को मनवा सकता है। तो अब अपने इसके करेंगे विशेषताएं, तो सत्ता की विशेषताएं। तो देखो, सत्ता क्या है, उसमें क्या विशेष चीज है। तो सबसे पहली बात तो अपने बात करते हैं औचित्यपूर्ण शक्ति। अभी औचित्यपूर्ण क्या होता है, मतलब औचित्य के अनुसार जो होता है। तो इसके अंदर हम कह सकते हैं कि कोई ऐसी चीज जिसको कानून के द्वारा मान्यता प्राप्त हो, यानी कि जो कानूनी हो या फिर वो न्याय संगत हो। तो सत्ता की सबसे पहली जो विशेषता क्या आती है कि ये न्याय संगत होती है, या फिर अपने ये कह सकते हैं कि न्याय संगत होती है, इसके साथ साथ कानूनी होती है, मतलब ये वैध होती है ना। तो मतलब इसको एक कानून के द्वारा एक किसी व्यक्ति विशेष को या फिर किसी संस्था को इस प्रकार का अधिकार दिया जाता है कि वो किसी व्यक्ति से क्या कार्य करवा सकता है, किसी व्यक्ति से क्या कार्य करवा सकता है। ठीक है, मतलब ऐसा सत्ता एक ऐसी चीज है जो ये आदेश देती है कि ये इस व्यक्ति को अधिकार है कि ये फला फला व्यक्ति से किसी व्यक्ति से क्या कार्य करवा सकता है, उसको एक प्रकार से कानूनी अधिकार वो प्राप्त होता है। तो सबसे पहले इसकी विशेषता क्या है कि ये औचित्यपूर्ण शक्ति है। अब दूसरा से क्या है कि ये पद आधारित है। अब पद आधारित क्या होता है कि इसके अंदर ये नहीं होता कि एक ही व्यक्ति है उसके पास सारी शक्ति है ना। अलग अलग डिवाइडेशन होता है पदों का। जैसे अपने सिर्फ शिक्षक स्तर पे बात करें तो प्रधानाचार्य, शिक्षक, विद्यार्थी, अन्य जो भी होते हैं वो सारे, मतलब एक प्रकार से एक पद बना होता है कि इस व्यक्ति को ये कार्य करना, या फिर ये व्यक्ति जो है प्रधानाचार्य है वो अपने टीचर को, अपने स्टाफ को ये आदेश देगा, जो टीचर हैं, जो स्टाफ है वो अपने छात्रों को ये आदेश देंगे, और छात्र जो है वो उनकी आज्ञा का पालन करेंगे, है ना। मतलब उन्होंने क्या किया, उनके पास सत्ता है, और सत्ता के हिसाब से उन्होंने क्या दिया, आदेश दिया। आदेश देने के बाद जो इसके अधीनस्थ हैं, जो जिनको ये आदेश मानने, वो उनको आदेशों को मानेंगे। तो कैसे, किस प्रकार से वो मतलब आदेश दे रहे हैं कि उनके पास सत्ता है, मतलब उसके ये पद पे आधारित होती है। कोई एक व्यक्ति नहीं होता जो सभी को आदेश दे, मतलब सभी के पास अलग अलग प्रकार से शक्तियों का विभाजन किया गया होता है। अब होता है आदेश और आज्ञा पालन। जैसे अभी इसमें पढ़ा कि पद आधारित होता है, मतलब इसमें अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग पद होते हैं। चाहे हम मतलब किसी भी स्तर पे बात करें, चाहे अपने किसी ऑफिस की बात करें, किसी कार्यालय की बात करें, या फिर हम विद्यालय की बात करें, तो सब में क्या होता है, अलग अलग पद होते हैं, उस पद के हिसाब से वो अपने सत्ता का उपयोग करते हैं। अब नेक्स्ट आता है आदेश और आज्ञा का पालन। आदेश क्या होता है कि हम किसी व्यक्ति को ऑर्डर देते हैं, है ना। और व्यक्ति, जो आदेश देने वाला व्यक्ति कौन है, जिसको सत्ता प्राप्त है, ठीक है। और इसके जो अधीनस्थ जो कर्मचारी होते हैं वो क्या करेंगे, उसकी आज्ञा का पालन करेंगे। मतलब उस व्यक्ति को सत्ता ने ये अधिकार दिया कि वो व्यक्तियों को आदेश दे सकते हैं और अपनी बात को मनवा सकता है। और इसके जो अधीनस्थ जो व्यक्ति होते हैं, मतलब जो इसकी बात को मानेंगे, वो सब इसकी बात को मानना ही उनको पड़ेगा, क्योंकि उसके पास क्या है, सत्ता की शक्ति है। तो इसमें सत्ता में आदेश और आज्ञा पालन दोनों चीजें पाई जाती है। नेक्स्ट है निश्चित और औपचारिक। किसी व्यक्ति को कितनी शक्ति मिली ये पहले से ही निश्चित होता है, ठीक है। प्रधानाचार्य क्या काम करेगा विद्यालय में, ये पहले से निश्चित होता है, एकदम से कोई नया नियम लागू नहीं कर दिया जाता। और उस निश्चित के आधार पर ही उसका निश्चित जो कार्य है उसके आधार पर वो क्या करता है, अपने जो नीचे जो पद के नीचे जो अधिकारी होते हैं उनको आदेश देता है। औपचारिक होता है, मतलब इसमें कोई भी
फॉर्मल होता है, इनफॉर्मल नहीं होता, कि इसमें जो भी चीज़ दी जाती है, चाहे वो लिखित में दी जाए, चाहे वो पहले से सबको पता हो, मतलब एक ऑफिशियल कार्य होता है, जो औपचारिक होता है और सभी को उस बार-बार उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता, ठीक है? तो ये क्या होता है? निश्चित होता है और औपचारिक होता है। पदानुक्रम, मतलब इसमें पदों का एक क्रम बना होता है ना, ऊपर से लेकर नीचे तक, ठीक है? बार-बार आपको एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ मैं, कि जैसे प्राचार्य है, टीचर, उसके बाद छात्र, ऐसे अगर अपने किसी और की बात करें, जैसे कोई कार्यालय है तो वहाँ पे उसका मैनेजर, मैनेजर के बाद नीचे उसके अधीनस्थ कर्मचारी, उसके एलडीसी, उसके चपरासी, ये सब आ जाते हैं। तो मतलब इसमें क्या होता है कि अप टू डाउन इसमें पद का एक क्रम बना होता है, मतलब सबसे बड़ा अधिकारी अपने ये भी कह सकते हैं कि जैसे शंकुनुमा आता है, ये यहाँ पे सबसे बड़ा अधिकारी, उसके बाद नीचे इसके जो अधिकारी होते हैं वो, तो इसमें एक पदों का एक क्रम बना होता है। बड़ा अधिकारी, उसके बाद नीचे छोटे 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 अधिकारी, और बड़ा अधिकारी छोटे वाले को आदेश देता है, छोटे वाला उससे नीचे वाले को आदेश देता है, और उससे मतलब आगे से आगे आदेश की जो श्रृंखला होती है वो चलती रहती है। अब बात करें लास्ट, प्रत्यायोजन। प्रत्यायोजन क्या होता है कि जो सबसे बड़ा अधिकारी है, जो प्रमुख अधिकारी है, वो कुछ समय के लिए जो अपने शक्ति है या अपनी जो सत्ता है वो अपने अधीनस्थ कर्मचारी को दे सकता है। मान लो कोई अधिकारी है, उसको किसी कारण से बाहर जाना पड़ा, है ना, तो वो अपने से जो नीचे अधिकारी थे उसको अपने कार्य देकर जाएगा, इतने टाइम के लिए मैं बाहर जा रहा हूँ और आपको इतने टाइम के लिए मेरा कार्य संभालना। जैसे अपने बात करें, अपने देश में जब राष्ट्रपति जब कार्य करते हैं, लोग कुछ टाइम के लिए जब अपने बाहर जाते हैं तो उपराष्ट्रपति को अपनी सारी शक्तियां देके जाते हैं कुछ टाइम के लिए, ठीक है? इसी प्रकार जैसे अपने मान लो विद्यालय की बात करें, तो वहां पर जो प्राचार्य, प्रधानाचार्य, प्राचार्य जो होता है, वो अपना जो वाइस उप प्राचार्य या उप प्रधानाचार्य होता है उसको अपने कार्य सौंप के जाता है, जो वाइस प्रिंसिपल या होता है उसको अपने कार्य सौंप के जाता है, मतलब कुछ समय के लिए, लंबे टाइम के लिए नहीं, कुछ समय के लिए अपनी शक्तियां किसी दूसरे व्यक्ति को दे देना, तो ये होता है प्रत्यायोजन। तो इस प्रकार से सत्ता की विशेषता होगी औचित्यपूर्ण शक्ति, पद आधारित आदेश और आज्ञा पालन, निश्चित व औपचारिक, पदानुक्रम और प्रत्यायोजन। तो ये थी अपने अथॉरिटी की विशेषताएं। अब इसके अंदर एक टॉपिक और आता है, सत्ता के प्रकार। अब देखो, सत्ता के बहुत सारे प्रकार सभी व्यक्तियों ने अपने अपने हिसाब से बताए, लेकिन प्रमुख रूप से जो सत्ता के प्रकार है वो मैकाइवर ने बताए। या फिर अपने ये कह सकते हैं कि जो सत्ता के जो प्रकार हैं जिसको सभी ने मान्य किया, सभी ने इसको माना कि हाँ ये जो सत्ता के प्रकार है ये सही है, वो किस कहते? मैकाइवर कहते। तो मैकाइवर ने क्या किया, 3 प्रकार की सत्ता बताई कि सत्ता कितने प्रकार की होती है, ये 3 प्रकार की होती है। ये तीनों प्रकार किसने बताए हैं? मैकाइवर ने बताए, ठीक है? तो अब इसमें ये क्या कहता है मैकाइवर कि जो किसी भी व्यक्ति को जो सत्ता मिलती है वो 3 प्रकार से मिलती है। तो तीनों प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो पहली होती है परंपरागत सत्ता। परंपरागत, जैसा अपने सुनते हैं कि परंपराओं के आधार पर जो हमारे पुराने समय से जो रीति रिवाज जो चले आ रहे हैं उसके आधार पर जो सत्ता प्राप्त होती है वो होती है परंपरागत सत्ता, जो सदियों से चली आ रही है, जिसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता या फिर जिसको हम बदल नहीं सकते, है ना? तो वो होती है परंपरागत सत्ता। अब परंपरागत सत्ता का एग्जाम्पल अगर हम परिवार से स्टार्ट करें, तो हमारे घर में, हमारे परिवार में जो सबसे बुजुर्ग जो व्यक्ति होता है उसके हाथ में सारी सत्ता होती है, चाहे वो हमारे दादाजी हो चाहे फिर पापा हो। तो वो क्या करते हैं, परिवार में क्या होगा, कैसे होगा, कौन सा व्यक्ति क्या काम करेगा या फिर किस समय क्या कार्य किया जाएगा, उस सब का कौन आदेश कौन देता है, वो हमारे घर के जो बुजुर्ग होते हैं। और ये कोई कहीं पे लिखा हुआ नहीं है ना? कहीं पे ऐसे कानून नहीं बनाया गया कि इस कानून के हिसाब से ये व्यक्ति जो है वो परिवार का मुखिया होगा और वही सारा घर संभालेगा, है ना? ये पहले से हमारी जो परंपराएं प्राचीन समय से आ रही है, तब से चली आ रही है। अगर ऐसे ही अगर अपने देखें कहीं पर मातृ प्रधान समाज होता है तो वहां पर ये सारा काम कौन करती है? महिलाएं करती है, मतलब घर की जो महिलाएं, बड़ी महिलाएं होती है वो सारी शक्ति को संभालती है। इसी प्रकार से अगर अपने बात करें कि ब्रिटेन में जो सम्राट है वो सत्ता
का प्रमुख है, मतलब उसके हाथ में सारी शक्तियां हैं। तो वो क्या है, वो भी उनकी परंपरा है, उस परंपरा के हिसाब से आज तक ही ब्रिटेन की शक्ति किसके हाथ में, वहां के सम्राट की या वहां के जो मुकुट है उसके हाथ में सारी शक्ति है। तो ये क्या होता है, कुछ परंपराएं होती है जो हमारे पुराने समय से चली आ रही होती है और उसको हम कोई भी बदल नहीं सकते। तो ये कौन सी मैकावेल क्या कहता है कि ये जो परंपरागत सत्ता ही होती है, ये भी एक प्रकार की सत्ता है जिसको कोई चेंज नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट बताता है कि क्रिस्माई सत्ता, कोई कोई व्यक्ति, जैसे अपने क्या करते हैं कि कृष्ण मतलब एक तरह से जादुई, मतलब उस व्यक्ति के पास ऐसा कोई जादुई, उस व्यक्ति का कोई जादुई प्रभाव है कि हम उसकी बात को मान लेते हैं। मतलब उस व्यक्ति के अंदर, उस व्यक्ति के व्यक्तित्व में ऐसा कोई आकर्षण है कि उस व्यक्ति की हम सब बात मान लेते हैं। तो इसको हम कृष्णमय सत्ता कहते हैं। मतलब उस व्यक्ति में या उस संस्था में ऐसा कोई करिश्मा है कि हम उस व्यक्ति की बात को मानने के लिए बाध्य हो जाते हैं। उसके पास किसी प्रकार की सरकारी सत्ता नहीं है, उसके पास किसी प्रकार के कोई कानून नहीं है, उस कानून के हिसाब से हम उसकी बात को माने। इसमें भी कोई कानून नहीं है क्योंकि ये परंपराओं पर आधारित है ना। इसमें कोई लिखित में, कोई कानून में लिखा नहीं हुआ कि आपको ये आदेश मानना पड़ेगा, अपने दादाजी का या अपने पापा का आदेश आपको मानना पड़ेगा। हम क्यों मानते हैं, क्योंकि हमारी परंपराएं है, उसको हम मानते हैं। उसी प्रकार कृष्ण सत्ता में भी क्या होता है कि किसी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है वो इतना प्रभावशाली होता है कि हम उसकी बात को मान लेते हैं। जैसे हम अपने विद्यालय में या महाविद्यालय में पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पे हमारे बहुत सारे स्टाफ होते हैं। जरूरी नहीं कि एक 15 20 25 30 स्टाफ होता है, और सभी स्टाफ कई बार प्रयास करते हैं कि उस व्यक्ति उस बच्चों, मतलब इन बच्चों को या अनुशासन में रखना है, कुछ ऐसे कहीं बाहर जा रहे हैं तो बच्चों को कुछ रोकना है, लेकिन वो बच्चे सभी स्टाफ की बात नहीं सुनते। लेकिन एक जो टीचर है वो थोड़ा सा नॉर्मल कहता है, यार बच्चे बैठ जाओ, आपको अनुशासन में रहना है, वो बच्चे सारे मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति का जो व्यक्तित्व वो इतना प्रभावशाली है कि वो बच्चे उसकी बात आसानी से मान लेते हैं। उसने कोई अपना जो विद्यालय का जो उसका जो सत्ता जो उसको मिली उसका यूज नहीं किया, लेकिन बच्चों ने क्यों उसकी बात मानी, क्योंकि उसका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली है। इसी प्रकार अपने पहले का एग्जाम्पल ले, जैसे महात्मा गांधी का एग्जाम्पल लेते हैं। उस एग्जाम्पल में क्या होता है कि जब कोई आंदोलन करते हैं महात्मा गांधी और देश की जनता से आह्वान करते हैं, सारी जनता उनके पीछे पीछे चल पड़ती है ना। तो इसका कारण क्या था कि उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि लोग उनकी बात मानते थे। ऐसे जब मान लो भगत सिंह है, उन्होंने जब क्रांति की और बहुत सारे क्रांतिकारी उनके पीछे चल पड़े, तो क्या उनके पास कोई शक्ति थी क्या? ऐसे उनके पास कोई सरकार ने अधिकार थोड़ी दिया था उनको, लेकिन उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि लोग उनकी बात को मानने के लिए तत्पर रहते थे। आज भी अगर अपने बात करें भगत सिंह की, और आज के भी जो नव युवक या युवतियां हैं, वो उनके नाम लेने से भी भगत सिंह का ये कार्य है या फिर उनको जो भी है, तो बच्चे जल्दी से चल पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली है कि उस व्यक्तित्व के आधार पर जो सामने वाला उनकी सत्ता को मानने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो दूसरी शक्ति क्या हो गई अपनी कृष्णमय सत्ता। अब नेक्स्ट आती है कानूनी या वैधानिक सत्ता। अब देखो, कानूनी और वैधानिक सत्ता मतलब कानून ने उन व्यक्तियों को शक्ति दी है, कानून के आधार पर वो हमसे कोई भी बात मनवा सकते हैं। अगर कानून में ऐसा लिखा गया है, ऐसे नहीं कि वो चल ठीक है उनके पास शक्ति है तो अपने से कोई भी बात मान, लेकिन कानून में अगर कोई आदेश दिया गया, कानून के अनुसार हम कार्य नहीं कर रहे, तो वो व्यक्ति हमें यह आदेश दे सकता है कि आप ये कार्य नहीं करोगे या फिर आपको ये कार्य करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि उसके पास कौन सी शक्ति है? कानूनी और वैधानिक शक्ति है। मतलब कुछ कार्यों में उनको एक प्रकार से सरकार ने या कानून के आधार पर उनको एक शक्ति मिल गई, और उस आधार पर हमें उसकी बात को मानना ही पड़ेगा। इसमें मानना क्यों पड़ेगा? क्योंकि ये परंपराएं हमारी चली आ रही है, हम शुरू से देखते आ रहे हैं, ऐसा हमारे होता है, हमारे परिवार में, हमारे घर में, हमारे समाज में ऐसा होता है, तो हम उस बात को मान लेते हैं। कृष्णमय कि हम उस व्यक्ति के व्यक्तित्व से खुद प्रभावित होते हैं कि उस व्यक्ति का व्यक्तित्व इतना अच्छा था और हम उस व्यक्ति से इतने प्रभावित हो गए कि हम उसके जैसा बनने का प्रयास करते हैं या फिर उसके जो नियम होते हैं उसको फॉलो करने का प्रयास करते हैं, है ना, अपने आप से ही, क्योंकि इस व्यक्ति का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली है। और कानूनी या वैधानिक सत्ता, ये कानून के प्रेशर में आके, जो हमारा कानून है उसके प्रेशर में आके हमें उनकी बात माननी ही पड़ती है। जैसे अभी अपने बाइक पे जाने गए, अपने हेलमेट नहीं लगा रखा ना, और हेलमेट नहीं लगा रखा और वहां पे अपने को पुलिस वाले ऐसे कुछ मिल जाते हैं और अपने बोलते हैं कि आपका हेलमेट कहाँ है, तो अपने फटाफट को देख के हेलमेट लगा लेते हैं। पहले नहीं लगाया क्योंकि
उनके कहते हमने क्यों लगाया, क्योंकि उनके पास क्या है, कानूनी शक्ति है, वैधानिक शक्ति है। इसी प्रकार और भी बहुत सारे नियम, जैसे बीच में अपने एक लॉकडाउन आया था ना, लॉकडाउन के टाइम सभी घरों में बंद रहे थे। क्यों माना था वो सब अपने, क्योंकि वो हमारे पास सत्ता का आदेश था, वैधानिक था, कानूनी था, तो हमने सबने उसको माना। अब अपने को कोई कहते आपको घर में रहना, बाहर नहीं निकलना, आदेश नहीं है, मतलब ऐसे नॉर्मल कोई ऐसे कह दिया आपको, मतलब सरकार के द्वारा आदेश नहीं दिया गया है ना, ऐसे नॉर्मल आपको घर घर पे रहना, घर से बाहर नहीं निकल, तो अपने क्या करेंगे, उस आदेश को नहीं मानेंगे, क्योंकि वो उसके पास किस प्रकार की सत्ता नहीं है, कानूनी और वैधानिक सत्ता नहीं है। को नॉर्मल व्यक्ति कहते कि आपको घर से बाहर नहीं निकलना, और हाँ अगर उसमें वो परंपरागत सत्ता या करिश्मा सत्ता के अंदर आते हैं तो उसकी बात हम फिर भी मान लेंगे, लेकिन मतलब बिना ये तीनों इसमें चीजें लागू नहीं होती और सीधा अपने कहते आप घर से बाहर नहीं निकलो, तो अपने नहीं मानेंगे उसकी बात। क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि ये तीनों चीजें उस पर लागू नहीं होती है। अगर ये तीनों चीजें लागू हो तो हम उसकी बात मान भी सकते हैं। तो इस प्रकार से सत्ता एक ऐसी चीज है जो हम किसी कानून के डर से, किसी परंपरा के आधार पे, या फिर किसी करिश्माई शक्ति के आधार पर हम उस बात को मानने के लिए तत्पर रहते हैं, या उसकी बात को हमें मानना ही पड़ता है। तो मैकाइवर ने इस प्रकार से 3 प्रकार बताए थे। ये जो है परंपरागत सत्ता और करिश्माई सत्ता, तो ये जो मैकाइवर है वो कहते हैं सबसे जो प्रभावशाली होती है वो करिश्माई सत्ता होती है, कि हम किसी व्यक्ति से खुद ही प्रभावित होकर उसकी बात को मानने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारी जो सत्ता थी, इसका टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में अपना नेक्स्ट नया टॉपिक करेंगे। तो आप सभी का धन्यवाद।